आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 13 की। और सेक्शन 13 में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंप्यूट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस बारे में चर्चा करेंगे। गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप इमिडिएटली इससे पिछली वाली वीडियो जो है टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, वो आप देखें। ये फिर आपको लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। और यदि आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं वीडियो को। और एक और बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स के मैंने लिंक दिए हुए हैं, तो अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो जो हम लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर चल रहा था, इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था आज अभी तक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं ये डिस्कस कर लिया था। और मैंने ये भी कहा था कि सबसेक्शन 4, 5, 6, 12 सबसेक्शन 4, 5, 6 में हमने जो पढ़ा है, सेम ट्रीटमेंट 13, 4, 5, 6 में भी है। तो 13, 4, 5, 6 को मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट है जो कि हम गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई वाली वीडियो में देख चुके हैं। इस पूरी वीडियो में जो अपना फोकस रहेगा वो 13 सबसेक्शन नंबर 2 एंड 13 सबसेक्शन नंबर 3 के रिगार्डिंग रहेगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब हम गुड्स के इंपोर्ट की बात करते हैं तो गुड्स का इंपोर्ट हम कस्टम एक्ट के थ्रू हैंडल करते हैं, तो इसलिए हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई हम सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग नहीं निकालते, क्योंकि इसके लिए अलग सा कानून है, कस्टम एक्ट। एज फार एज द सर्विसेज के इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सर्विसेज के इंपोर्ट के ऊपर कस्टम एक्ट नहीं लगता, तो इसके लिए अपना जीएसटी एक्ट ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज की जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी इंपोर्ट के केस में वो 13 के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। और आपको पता होगा कि जब कभी भी एक रेसिपिएंट सर्विसेज को इंपोर्ट करता है तो जीएसटी आरसीएम बेसिस पर एप्लीकेबल होता है। और आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा ये मैंने सेक्शन 13 सबसेक्शन नंबर 3 में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब 13 सबसेक्शन नंबर 3 में जो आरसीएम की ट्रीटमेंट है वही सर्विसेज के इंपोर्ट के केस में भी ट्रीटमेंट होगी। तो अब हम बेयर लैंग्वेज और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू 13 सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वही बात लिखी है 13 सबसेक्शन नंबर 1 में कि टैक्स पे करने की जो लाइबिलिटी है जब आप सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो वो कब अराइज होगी, वो तब अराइज होगी जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, मान लो आप सर्विसेज के सप्लायर हैं, आपने आपने जो सप्लाई की सर्विसेज की उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल रहा है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 अप्रैल को इस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। अब इस लाइबिलिटी को आप कब तक डिस्चार्ज करेंगे? इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई 20, 22 या 24 तारीख तक GSTR 3B फाइल करके आप अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल कर देंगे। ये बात कहाँ पे मेंशन है? 13 सबसेक्शन 1 में। अब हम बात करते हैं 13 सबसेक्शन 2 की। 13 सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ, ये रहा अपने पास 13 सबसेक्शन नंबर 2। 13 सबसेक्शन नंबर 2 कब लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि सप्लायर सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है और सप्लायर के ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये कह रहे हैं कि आप क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी, इनको आपस में कंपेयर करो और इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होती है वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा, आप पहले पॉइंट को ऐसे याद रखें कि अच्छा सप्लायर है।
अच्छा सप्लायर से क्या मतलब है? ऐसा सप्लायर जो अपने इनवॉइस को टाइम पे इशू करता है। मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। जैसे मान लो इधर ये सप्लायर और ये रेसिपिएंट। सप्लायर ने सर्विसेज की सप्लाई की और इनवॉइस इशू कर दिया, और इनवॉइस इस सप्लायर ने टाइम से इशू किया है। अब हमें कहाँ से पता लगेगा कि सप्लायर ने टाइम से इनवॉइस इशू किया है या नहीं? इसके लिए हमें इनवॉइस के चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई जो अपना सप्लायर है इसने टाइम से इनवॉइस इशू कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि इनवॉइस के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनवॉइस इशू करने की क्या टाइम लिमिट होती है, अलग अलग टाइम लिमिट होती है। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा सप्लायर है ये अपना इनवॉइस टाइम से इशू कर रहा है। कब इशू किया इसने इनवॉइस? इसने इनवॉइस इशू कर दिया 10 जनवरी को। तो इन्होंने क्या लिखा? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। यानी कि आपका सप्लायर ऐसा है कि जो सेक्शन 31 में टाइम लिमिट लिखी गई है इनवॉइस इशू करने के लिए, वो उस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए इनवॉइस को इशू करता है। इन शॉर्ट आपका सप्लायर अच्छा सप्लायर है। तो वो उन्होंने क्या बोला? अगर अच्छा सप्लायर है तो ये बताओ इनवॉइस कब इशू किया था, उस डेट को लिखो, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हम सप्लायर को क्या बोल रहे हैं? सप्लायर ने कहा कि मैंने सर्विसेज की सप्लाई की है, तो मुझे बताओ कि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो क्लॉज नंबर ए ने 13 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए ने क्या जवाब दिया इस सप्लायर को? सप्लायर को कहा कि अगर आप इनवॉइस टाइम पे इशू करते हैं तो आप इनवॉइस की डेट लिखिए जो कि आपकी है 10 जनवरी, और रेसिपिएंट ने आपको पेमेंट कब की? 15 फरवरी। तो इन दोनों में से अर्लीस्ट कौन सी डेट है? इन दोनों में से अर्लियर कौन सी डेट है? 10 जनवरी। तो 10 जनवरी इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार फिर से देखो, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यानी कि 10 जनवरी, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कौन सी थी? 15 फरवरी। दोनों में से पहले कौन सी डेट है? तो पहले कौन सी डेट है भाई? 10 जनवरी। लेकिन ये तरीका यानी कि क्लॉज नंबर ए आपको कब इशू करना है, कब यूज करना है? जब आपका सप्लायर अच्छा सप्लायर है, यानी कि सेक्शन 31 के अंदर इनवॉइस इशू करने की जो टाइम लिमिट लिखी गई है वो उस टाइम लिमिट के अंदर अपने इनवॉइस को इशू करता है। तो यस, फिर उस केस में हम लोग क्लॉज नंबर ए को यूज़ करेंगे और क्लॉज नंबर ए के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। क्लॉज नंबर बी हमें कब यूज़ करना है? अब हम इसको समझते हैं कि हमें क्लॉज नंबर बी कब यूज़ करना है। द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। आपने सर्विसेज कब प्रोवाइड की वो हमें बताओ। तो देखो भाई, ये है आपका सप्लायर। सप्लायर ने सर्विस कब दी? मान लो 15 जनवरी को सप्लायर ने सर्विस दी, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट आपको कब रिसीव हो रही है? तो पेमेंट आपको 15 फेब को ही रिसीव हो रही है। तो उस केस में 15 जनवरी या 15 फरवरी, अर्लियर कौन सा है? 15 जनवरी। लेकिन क्लॉज नंबर बी आपको कब यूज करना है? इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। यानी कि अपना सप्लायर ऐसा है कि वो इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं कर रहा जो सेक्शन 31 में टाइम लिमिट लिखी गई है। तो उस केस में उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आपने सर्विस कब प्रोवाइड की। तो सप्लायर ने कहा मैंने सर्विस तो 15 जनवरी को प्रोवाइड की। और फिर क्लॉज नंबर बी उससे पूछ रहा है कि सप्लायर आप ये बताओ आपको पेमेंट कब रिसीव हुई? 15 फेब। तो क्लॉज नंबर बी कह रहा है कि इनमें से अर्लियर डेट कौन सी है? 15 जनवरी। तो 15 जनवरी आपका क्या निकल जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको सिंपली कैसे याद रखना है? आपको सिंपली याद रखना है कि अगर अच्छा सप्लायर है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में यदि अच्छा सप्लायर है तो हम क्लॉज ए को यूज़ करेंगे, और बेकार सप्लायर है यानी कि वो टाइम से इनवॉइस इशू नहीं कर रहा तो हम क्लॉज बी को यूज़ करेंगे। अब मान लो एक और सिचुएशन लेकर के चलते हैं कि हम ना तो क्लॉज ए यूज़ कर पा रहे हैं और ना क्लॉज बी यूज़ कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों?
हो सकता है कि सप्लायर के पास प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन्ड ना हो, सप्लायर के पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं कि उसने कब सर्विसेज की सप्लाई की थी, कब उसको पेमेंट रिसीव हो रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट तो कहती है भाई हमें जीएसटी चाहिए तो हम टाइम ऑफ सप्लाई तो निकाल करके रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा तो उस केस में सप्लायर सुनो, अब तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। उस डेट को देखो, कौन सी डेट को देखो, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विसेज को रिसीव करने की एंट्री पास की हो। तो मैंने यही बात लिखी है कि अगर आप ना तो क्लॉज ए यूज़ कर पा रहे हैं ना आप क्लॉज बी यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, तो अब ये देखो कि जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री पास की होगी आपसे सर्विस रिसीव करने की, वो किस डेट में पास की है। तो ये मैंने एरो डाल करके बताया है कि मान लो जो रेसिपिएंट है उसने अपनी बुक्स में एंट्री डाली है 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी क्या हो जाएगा आपका, 10 जनवरी आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ चुकी होगी। तो आपको सिंपली अब मैं चार्ट के थ्रू भी बता देता हूँ। ये रहा अपना चार्ट और इसमें हम देखते हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 को। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 सब सेक्शन नंबर 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग बात करेगा। 13 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए, ये कब यूज़ करना है, यदि सप्लायर आपका अच्छा सप्लायर है। अच्छा सप्लायर से क्या मतलब है कि इनवॉइस उसने टाइम पे इशू किया था। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू किया था तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करता तो क्लॉज बी को यूज़ करेंगे और क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि आपने सर्विस कब दी थी वो डेट मेंशन करो और पेमेंट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई क्लॉज बी के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। अगर आप क्लॉज ए और क्लॉज बी कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्लॉज सी को यूज़ करो। और क्लॉज नंबर सी ने क्या लिखा, ये एरो डाल करके मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लास्ट रिसोर्ट, अंतिम उपाय क्या है वो देखो कि जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस सर्विस को रिसीव करने की एंट्री पास की थी तो उस अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो ये 13 सबसेक्शन नंबर 2 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब इसके कुछ प्रोविज़ो हैं। प्रोविज़ो में क्या लिखा गया है, प्रोविज़ो में जो मैंने आपको बताया था वही बातें लिखी गई हैं। वेयर द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice। जैसे मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि टोटल जो अमाउंट है वो 10,500 का अमाउंट रेसिपिएंट से रिसीव होना चाहिए। मान लो रेसिपिएंट ने मुझे 11,000 रुपये दे दिए, यानी कि रेसिपिएंट ने मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए और मेरे पास चेंज नहीं है, तो उस केस में पेमेंट बेसिस पर मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो ये तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती है यार। कई बार हम क्या करते हैं, अगली बार एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो उस केस में जो मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको समझाया था उसी तरीके से यहाँ पे यही लिखा है कि जो 500 रुपये आपको मिले हैं एक्स्ट्रा, वो 500 रुपये, उन 500 रुपये के ऊपर या तो आप आज अपना जीएसटी पे कर दें या फ्यूचर में जब आप एक्चुअल में इनवॉइस इशू करेंगे फ्यूचर सप्लाई के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पर इन 500 रुपये के ऊपर जीएसटी पे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये भी बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, जो मैंने आपको बताया था, टू द एक्सटेंट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इनवॉइस और द पेमेंट, तो इसके ऊपर मैंने कल काफ़ी टाइम लगाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी समझ आ जाएगी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को इग्नोर किया जाए। बाकी मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि जो एडवांस बेसिस पर टैक्स लगता है वो गुड्स के केस में रिलैक्सेशन दे दी गई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। बट सर्विसेज के केस में ऐसी रिलैक्सेशन नहीं दी थी। ये पॉइंट ही मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए यहाँ पे वो रिलैक्सेशन वाला पॉइंट नहीं है। अब मैं बात करूँगा सेक्शन
13 सबसेक्शन 3 की। 13 सबसेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि 13 सबसेक्शन 3 किन किन को पढ़ना है, जिनके ऊपर भी आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी उनको सेक्शन 13 सबसेक्शन नंबर 3 पढ़ना है इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर मैं सर्विसेज का सप्लायर हूं और मेरे ऊपर एफसीएम की लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, मेरा जो रेसिपिएंट है उसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी है, तो उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, उसे 13 सबसेक्शन 3 पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम 13 सबसेक्शन नंबर 3 को समझने की कोशिश करें तो 13 सबसेक्शन नंबर 3 ने क्या बोला, आइए इसकी चर्चा करते हैं। 13 सबसेक्शन 3, इन केस ऑफ सप्लाईज जिसके रिस्पेक्ट में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर अराइज होती है, तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वो इन डेट में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी उसमें निकल जाएगा। तो फिर से 13 सबसेक्शन नंबर 3 ने क्या बोला कि हम आपको 2 डेट्स बताएंगे, इन 2 डेट्स में से जो भी अर्लियर डेट होगी उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका सप्लायर, तो ये सप्लायर के हिसाब से मैंने टाइम लाइन मेंशन की है, ठीक है, और ये है आपका रेसिपिएंट। 13 सबसेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के ऊपर अब जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी है, तो रेसिपिएंट कह रहा है कि साहब मुझे ये बता दो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, हम रेसिपिएंट से पूछ रहे हैं कि रेसिपिएंट देखो आपने सप्लायर को पेमेंट की होगी ना, तो हमें बता दो आपने पेमेंट कब की थी। अब या तो आपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट की होगी तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा, या फिर आपने कैश के थ्रू पेमेंट की होगी, ठीक है, तो उस केस में आपने बुक एंट्री पास की होगी, या बैंक के थ्रू भी अगर आपने पेमेंट की होगी तो भी आपने बुक एंट्री पास की होगी। तो आपकी जो बुक एंट्री है और आपका जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें से अर्लियर डेट कौन सी है वो हमें बताओ, ठीक है। जैसे मान लो आपने जो पेमेंट की उसकी जो बुक एंट्री है वो 15 अप्रैल की है, लेकिन जो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है वो बैंक अकाउंट डेबिट आपका 14 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। तो रेसिपिएंट की नज़र से देखो, रेसिपिएंट ने अपने बुक में एंट्री पास की होगी कि मैंने पेमेंट की है, तो आप बताओ आपने पेमेंट की एंट्री कब पास की, 15 अप्रैल को, लेकिन आपका बैंक अकाउंट डेबिट कब हो गया। डेबिट कब होता है, जब बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो बैंक से पैसे निकल करके किसके पास चले गए होंगे, सप्लायर के पास। तो बताओ आपका बैंक अकाउंट डेबिट कब हुआ, 14 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल और 14 अप्रैल अर्लियर कौन सा है, 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को आपका क्लॉज ए के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। अगर क्लॉज ए के अकॉर्डिंग आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे तो अब देखो, द डेट immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। अब जैसे मान लो उन्होंने कहा कि अगर सप्लायर ने आपको इनवॉइस इशू किया था, मैंने कहा हाँ किया था, इनवॉइस इशू किए हुए जब 60 दिन एक्सपायर हो जाएंगे तो जो 61st डे आएगा वो 61st डे में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। जैसे मान लो सप्लायर ने जो मुझे सर्विसेज सप्लाई की थी उसका इनवॉइस उन्होंने 15 मई को इशू किया था, तो 15 मई से 15 जून कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए। 15 जून से 15 जुलाई कितने दिन हो गए, और 30 दिन हो गए, टोटल 60 दिन हो गए, ठीक है। अब 15 जुलाई को 60 दिन एक्सपायर हो चुके हैं, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कौन सा दिन आएगा, 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को मेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। एनी अदर डॉक्यूमेंट क्यों, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कमर्शियल इनवॉइस वगैरह इशू कर रहा होगा, आप किसी भी नाम से बोल लो, उसने
चाहे कमर्शियल इनवॉइस इशू किया, चाहे उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया, वो इनवॉइस इशू किए हुए जब 60 दिन एक्सपायर हो जाएंगे तो जो 61st डे आएगा उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो देखो यही बात यहाँ पे मैंने मेंशन की है। क्या बात मैंने मेंशन की है कि आप ये बताओ, पेमेंट कंपेयर करो। पेमेंट हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? क्लॉज नंबर ए के अकॉर्डिंग हम पेमेंट कंपेयर कर रहे हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कब डेबिट हुआ या आपने बुक में कब एंट्री पास की, विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम लिमिट लिखो। और इनवॉइस इशू किए हुए जब 61st डे आ जाएगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो और जो भी पहली डेट निकलेगी इन दोनों में से, ये मैंने लिखा है विच एवर इज अर्लियर, तो वो ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। ठीक है। अब इसमें भी एक प्रोविजो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप क्लॉज ए और क्लॉज बी की मदद से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे, अगर आप क्लॉज ए और क्लॉज बी की मदद से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे, तो आपके लिए हमने एक प्रोविजो प्रोवाइड किया है। और प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो ने लिखा प्रोविजो ने लिखा कि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। रेसिपिएंट, आप हमें बताओ, आप भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते होंगे। आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेस की एंट्री पास की होगी ना, तो वो परचेस की एंट्री आपने किस दिन पास की है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन ये प्रोविजो हमें कब यूज करना है? जब हम इस अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे होंगे। ठीक हो गई बात? इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी? यस और नो? यस। अब इसमें एक और प्रोविजो इन्होंने प्रोवाइड किया है। प्रोविजो क्या है? प्रोविजो इन्होंने कहा, देखो मैं आपको समझाता हूँ प्रोविजो में क्या लिखा है। प्रोविजो में लिखा है कि अगर आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं सर्विसेज की, लेकिन जिससे आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं ना वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, और वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि जो रेसिपिएंट है, मान लो ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ने इस सप्लाई को परचेस करने की एंट्री पास की होगी। मान लो 15 जनवरी को रेसिपिएंट ने एंट्री पास की, परचेस की, ठीक है। और पेमेंट किस दिन की? मान लो पेमेंट करी 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर और 15 जनवरी, विच एवर इज अर्लियर, 12 दिसंबर। तो ये जो रेसिपिएंट है ये कब टैक्स पे करेगा? 12 दिसंबर को इसकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो ये 20, 22 या 24 जनवरी तक अपने GSTR 3B फाइल करके अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक हो गई बात? तो यही बात इन्होंने लिखी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइज, सप्लाई कौन कर रहा है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होती है इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, या आप इनकम टैक्स में ऑलरेडी समझ जाएंगे। वो एग्जाम में आपको लिख करके देगा कि भाई एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सप्लाई हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सप्लाई हो रही है वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज हमारी कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में नहीं है सिचुएटेड, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। द टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो डेट ऑफ एंट्री, इनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ है भाई? ये रही। बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब पास की? 15 जनवरी, इसको लिख लो 15 जनवरी। और द डेट ऑफ पेमेंट, रेसिपिएंट साहब आपने पेमेंट तो की थी ना, तो पेमेंट आपने कब की थी? पेमेंट आपने 12 दिसंबर को की थी, तो जो पेमेंट की डेट है वो पेमेंट की डेट को कंपेयर करो। इन दोनों डेट्स में से जो भी अर्लियर होगा, ये लिखा है विच एवर इज अर्लियर, तो उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। ठीक है। तो मैंने ये चार्ट में भी यही आपके सामने डिस्क्लोज किया है, इसको थोड़ा देखते हैं। मैंने यही बात लिखी हुई है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बुक एंट्री और पेमेंट। और ये हमें किसके नज़रिए से देखनी है? रेसिपिएंट के नज़रिए से, क्योंकि RCM की लाइबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ 13 सबसेक्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 13 सबसेक्शन नंबर 4, 5, 6 में सेम बातें लिखी हुई हैं जो 12 सबसेक्शन 4, 5, 6 में लिखी हुई थी। ठीक हो गई बात? तो ये आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।
नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर बीच में रेट चेंज हो जाता है तो फिर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।